अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले आपकी हमारी प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक और कमेंट्स हम तक पहुंचते हैं, ख़ास तौर पे जो हमने 25 दिसंबर के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया वो आपको बहुत पसंद आया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में तो जो आपके ख्यालात होते हैं, मैं उसको फीडबैक को ख़ुद भी मॉनिटर कर रही होती हूँ और मुझ तक पहुँच रहा होती है आपकी फ़ीडबैक। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये सोच रही थी कल जब हम लिस्ट बना रहे थे कि हम किन किन सब्जेक्ट्स को लेके आएँ, कि जब हम सर्दियों की बात करते हैं तो हमने ये बात की कि जी शादियां हो रही हैं, या फिर आज भी आप अपने लिहाफ में बैठ के शायद ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, सर्दियों का फ़ैशन क्या हो सकता है, छुट्टियों पे कहाँ जाना है। कभी हमने ये सोचा है कि एक वक्त वो भी था जब हम सर्दियों की खामोश दोपहर का इंतज़ार करते थे, और ख़ुसूसन वो लोग जिनको मुताले का शौक़ है, जो रीडिंग में चाहे वो बुक्स हों, शायरी हो, इसमें इंटरेस्ट रखते थे, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज़ एक ऐसा वक्त था जब आप आराम से बैठ के किसी अच्छी सी किताब से महजूज़ हो सकते थे। और यकीनन अगर उर्दू लिटरेचर की तरफ देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नाम आपको मिलेंगे जिनके शेर, जिनका अंदाज़ बयां ख़ुसूसन इस मौसम में आपको एंजॉय करने का दिल चाहता है, क्योंकि वो रंग की, खुशबुओं की, फूलों की बात करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। और यकीनन जब आप ये पैकेज देख रहे थे, आप यू कैन नॉट हेल्प बट फील वेरी वेरी इमोशनल। मेरे ख्याल में कुछ अरसे से ही मुनीर नियाज़ी साहब की ये नज़म कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं वायरल हुई है। उसका वो क्लिप मेरे ख्याल में PTV की किसी नशिस्त से निकाला हुआ है, लेकिन इट्स सो एंडियरिंग। जो उनका एक अपना अंदाज़ था उसको पढ़ने का, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट मेक्स पीपल वेरी नॉस्टैल्जिक, और उनको भी वो ज़िंदगी के लम्हे याद आने लगते हैं जब उनके दिल में एक थोड़ी सी मेरे ख्याल में रंज है, मलाल है कि शायद बर वक्त कोई फ़ैसला कर लिया होता। लेकिन अब वापस आते हैं ज़रा हमारे आज में, और यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए जो आज का मसला है वो है उनकी मौसमी वायरल इन्फेक्शंस एंड दी अदर थिंग्स। और उस हवाले से बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर नंदलाल खत्री साहब को। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। और ख़ुसूसन थोड़ा सा वक्त निकालना चाह रहे थे डॉक्टर साहब बात करने के लिए कि लोगों ने कहा कि जी कांट हेल्प इट, दावतों में जाना है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसकी वजह से आए दिन नज़ले ज़ुकाम सी कैफियत है। क्या सजेशन देंगे आपको, व्हाट कैन दे डू टू प्रिवेंट दिस? सर आजकल जो सीज़न चला हुआ है इसमें है बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन आजकल चला हुआ है। जैसे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं इसके अंदर। अब जैसे लोग अवॉइड नहीं करते हैं इन चीज़ों से, जैसे कोल्ड ड्रिंक पी ली, आइसक्रीम खा ली। बच्चे खास तौर पर ज़िद करते हैं रात के वक्त पे आइसक्रीम खाने चलें, सर्दियाँ एंजॉय करें। जब आइसक्रीम खाते हैं उसके बाद वो गला ख़राब होता है, नज़ला, ज़ुकाम, ये सब चीज़ें जल्दी होती हैं। छोटे बच्चे ख़ास तौर पे जो न्यूनेट्स होते हैं, जैसे मतलब हम एक तो होता है जैसे 6 से 10 महीने तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। जैसे आप शाम को गए हैं बच्चों के साथ घूमने फिरने के लिए, छोटा बच्चा भी साथ में ले लिया, अब हवा लगी बच्चे को, घर पहुंचे, थोड़ा नज़ला हुआ। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पे फैमिलीज़ हैं जो बाइक्स पे ट्रैवल कर रही हैं पूरी, अगर हस्बैंड, वाइफ एंड द चिल्ड्रन, तो जाहिर सी बात है वो एक ऐसा व्हीकल है जिसमें ठंड ज़्यादा लगती है। सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। सेकेंडली हमने ये देखा है कि घर में किसी एक को अगर ज़ुकाम हो तो वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से घर के सब लोगों को लगना। स्पेशली एक गिलास, हम लोग एक गिलास यूज़ करते हैं, गिलास कोई धोते नहीं है ना, अलग अलग गिलास हर घर किसी का होता है। रूम में बैठे हुए एक छींक मारी, दूसरे दिन पता चला 2 बच्चे और भी उनको भी नज़ला हो गया, तीसरे दिन शाम को उनको भी बुखार हो गया। ऐसी कंडीशन में फेरिंजाइटिस जो है, गले का इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है। छोटे बच्चों में निमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा केयर करनी ये चाहिए कि जैसे सर्दियों में कोशिश करें शाम के वक्त छोटे बच्चों के साथ स्पेशली बाहर ना निकला करें। अगर बाहर निकलते हैं तो बड़ी केयर के साथ, बड़ा मतलब बच्चों को गर्म कपड़े पहना के। व्हाट वुड यू से अबाउट, देखिए पूरे मुल्क में तो शदीद सर्दी है, बर्फबारी भी हो रही है एंड पीपल हीटर्स भी चल रहे हैं। कराची में आप क्या कहेंगे? हमारा मौसम तो बाइपोलर है, यानी बाहर जाओ तो आपको गर्मी लगती है, घर के अंदर बैठो तो हमारे घर इस तरह के बने हुए हैं कि हमें ठंड लगती है। तो एहतियात में क्या हर वक्त शॉल पहने रहें, स्वेटर पहने रहें? हर वक्त शॉल नहीं, आप कोशिश करेंगे जैसे बाहर जब निकलते हैं तो हम लोग मतलब इतना गर्म कपड़े पहनने के, बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना गर्म कपड़े पहनने के कम से कम नज़ला ज़ुकाम इन चीज़ों से बचे रहे हम लोग। और छोटे बच्चों के लिए जो टिप मैं देखती हूँ अक्सर बहुत ही जो रिस्पॉन्सिबल मदर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, कि अपने से एक लेयर ज़्यादा, यानी अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए 2 लेयर्स काफ़ी हैं तो बच्चे को एक एडिशनल लेयर पहना दें। दैट इज़ गोइंग टू बी इनफ फॉर देम, राइट डॉक्टर साहब? और साथ में सॉक्स पहना देते हैं, ग्लव्स पहना देते हैं बच्चों को,
हाँ। इससे भी काफ़ी हद तक जो ये हेड पहना देते हैं, गर्म टोपियाँ जो होती हैं बच्चों की सर्दियों में। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरा नेफ्यू छोटा सा था तो अक्सर जब हमारे कोई विजिटर्स मिलने के लिए आते थे, ही वाज ओनली 2-3 मंथ्स ओल्ड एट दैट टाइम, तो कहते थे ओहो इसको टोपी भी पहनाई हुई है, इसको ग्लव्स भी पहनाए हुए हैं, इसको मोजे भी पहनाए हुए हैं। तो मेरी बहन बड़े प्यार से कहती थी हाँ उसकी पहली सर्दियाँ हैं। तो जो छोटे बच्चे जैसे आपने खुद का न्यू नेटल्स, उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। नज़ला ज़ुकाम एक तो फ्लेम वाला होता है ना कि, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी ड्राई खांसी है और ख़ास तौर पर सर्दियों में आपको ड्राइनेस ज़्यादा फील हो रही होती है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग घर में जो उसका टोटका इस्तेमाल करते हैं या हैक इस्तेमाल करते हैं कि जी शहद में थोड़ा सा आपने जिंजर या फिर ब्लैक पेपर मिला के खा लिया, दैट इज़ गोइंग टू सूद इट डाउन। आप क्या सजेस्ट करेंगे जो ड्राइनेस है उसमें, और दूसरी तरफ जो एक्सट्रीम है वो और ज़्यादा लोग चाय और कॉफ़ी पीने लगते हैं जो मज़ीद उसको ड्राई करती है, आपकी क्या रिकमेंडेशन? बात ये चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीने से भी नुकसान आते हैं, मतलब इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं, एक लिमिट होती है, आप उस लिमिट में पी सकते हैं। ज़्यादा पिएंगे कि ज़्यादा कॉफ़ी पीने से मेरा गला सही हो जाएगा या मेरा नज़ला सही हो जाएगा, तो ये मिसकंसेप्शन है, इससे नुकसान होता है। हाँ, जहाँ तक इसकी बात है कि आप हनी में जिंजर डाल के आप रात को 1 चम्मच पी लें, ये फ़ायदा करता है, ये फ़ायदा बिल्कुल फ़ायदा करता है, सूट करता है, उसको मॉइस्चराइज करेगा, जो वो खुश्की सी है आपके गले में इनका सूदिंग इफेक्ट है। आप सुबह उठें तो आपका गला इतना बुरा नहीं होता है जितना आप जो लास्ट डे आपने देखा था कि भाई आप सुबह उठो बात भी नहीं हो रही मुझसे, गला इतना सख्त हो गया, जब तक ब्रश ना करूँ, गरारे ना करूँ, शायद उसके बाद बात हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर क्लैरिफाइंग ऑल दीज थिंग्स। ये वो लाइफ हैक्स हैं जो हम अपने इर्द गिर्द लोगों को इस्तेमाल करता हुआ देखते हैं। तो वंस अगेन टू रीकैप, जो शानदार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और इसके अलावा जो हमारी आदत है कि कोई ना कोई गर्म बेवरेज होना चाहिए, चाहे चाय हो कॉफ़ी हो, इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपके गले को मज़ीद ड्राई करेगा। हाँ, लेकिन शहद, उसके अंदर आप बेशक ब्लैक पेपर डाल लें, थोड़ा सा जिंजर डाल लें, वो आपके गले के लिए सूदिंग हो सकता है। विटामिन सी का इस्तेमाल करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा खट्टे नहीं लेकिन विटामिन सी तो तमाम ऑरेंजेस में, तमाम सिट्रस फ्रूट्स में होती है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। एंड लास्टली, अगर गागल करना चाहें तो उसके लिए डिस्प्रिन से बेहतर है कि आप नमक के पानी से गागल करें, वो भी मेरे ख्याल में क्योंकि नीम गर्म पानी होता है वो आपको ज़्यादा हेल्प करता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। लगा कि हमने भी नॉर्दर्न एरियाज़ को देख लिया है, और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद मुनीर से और उनकी अहलिया सरोश मुनीर से, जो इस जर्नी के बाद आज अब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज अभी आप लोग बाइक पे आए हैं? बाइक पे ही आए हम, और बाइक हमारी नीचे खड़ी है, हम बाइक पे सब जगह घूम रहे हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस ग्लिम्स ऑफ योर जर्नी। और मुझे ये भी बताया गया है कि वीलॉग पूरा इसका तैयार हो रहा है। हमने तो अभी नाजरीन को अपनी एक जरा सी स्नीक पीक दी है। तो ये डायरेक्ट एडिट मेकिंग सब आपकी है? मेकिंग खुद की है, कुछ इन्होंने शूट की है, कुछ मैंने की है, और कुछ और लोगों से करवाई है। इस तरीके से हमने मोबाइल से। और ये कौन से टाइम पे आप लोग गए थे? दिस इज नॉट एक्सट्रीम, अभी बहुत ठंड नहीं हुई थी, नॉर्मल वेदर था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी और गर्मी भी नहीं थी। इट्स ऑलमोस्ट 13 सितंबर से स्टार्ट था हमारा टूर। सही। और 12 दिन का रहा था। 12 दिन का टूर था। और वैसे कराची से तो आप जैसे ही बाहर निकलते हैं आपका दिल चाहता है स्वेटर शॉलें सब साथ हों, लेकिन इनको आज यहाँ पे बुलाने का मकसद ये भी है कि हम अक्सर कह रहे होते हैं कि ज़िंदगी बस एक रोबोटिक तरीके से गुजर रही है, एडवेंचर का टाइम नहीं है, खुशियों का टाइम नहीं है, रोमांस का टाइम नहीं है। तो हमने जो अभी आपको ये स्टोरी दिखाई है, इसमें आपको सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा कलर मिलेगा। और इसकी बैक एंड पे एक बहुत ही स्वीट और बहुत ही रोमांटिक स्टोरी ये है कि सरोश ने अभी रिसेंटली किया ग्रेजुएट, और उसके बाद इनको मुनीर ने प्रॉमिस किया था कि इनको किसी ना किसी ट्रिप पे लेके जाएंगे। एंड इट वाज सो वर्कड आउट कि जी बाहर जाने में वीज़ा ये वो टाइमिंग्स का इशू था, जितनी छुट्टियां मिली उसमें इन्होंने एक पावर पैक्ड किस्म की एडवेंचर जर्नी की है। तो सरोज कैसा लगा आपको अब तक ये प्रेजेंट? बहुत बहुत एक्साइटिंग। मतलब पहले भी हम लोग इससे पहले गए हैं, मगर मुझे वो फील नहीं आया जो इस मतलब ट्रिप में आया। मतलब ये मेरे लिए यादगार तरीन रहेगा ये सफ़र मेरे लिए, और एडवेंचरस भी था। और जो हम लोग ने जो भी सीनरी वगैरह देख रहे थे वो बिल्कुल मतलब बहुत रियल लग रहा था हम लोग को ऑन अ बाइक। तो मैं ये कभी भी नहीं भूल सकती। प्राइवेट कार से जाते हैं तो उसमें उस तरह की एडवेंचर आपको व्यू नहीं मिलता जो कि आपने बाइक पे आपको मिलता है। अच्छा, मैंने एक जुमला आपका वीडियो में नोट किया, आपने एकदम से रिवायती हस्बैंड्स की तरह कहा 12 बजे भी हम नहीं निकले। तो ये आप इनकी तैयारी पे कह रहे थे या कोई वेदर कंडीशन हो गई थी? नहीं, वेदर कंडीशन नहीं, हम रात में प्लान करते थे कि हम सुबह 6 बजे कॉल टाइम है या 6 बजे निकल जाएंगे, 5 बजे निकल जाएंगे। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम रात
बाइक हमने लेट नाइट पहुँचे हम एक पॉइंट पे, तो हमें सुबह निकलना था यार कि इस टाइम निकलेंगे, वो रास्ते बहुत ज़्यादा ऑफ हैं क्योंकि बहरेन से लेकर के आगे कलाम तक के रास्ते ऑफ रोड है, एक्सट्रीम ऑफ रोड है। तो उसमें हमारे एक्सीडेंट भी हुए, काफ़ी एक्सट्रीम हुए। तो उसमें ये था कि हम लेट नाइट आए थे, लेकिन हमने ये प्लान किया था कि हम सुबह जल्दी निकलेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे उस पॉइंट पे पहुँचना है। सही। तो वो पहले 10 बजे हुआ, फिर 12 बजे हुआ, फिर 2 बजे हो गया। ओके, और इसमें आपकी तैयारी का कोई नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि सामान भी इतना नहीं था हमारे पास कि तैयारी करने का टाइम वैसे आपको सरोज कैसा लगा? क्योंकि आमतौर पे ख़वातीन पे ये इल्ज़ाम होता है, और इसमें मैं भी खुद भी गिल्टी हूँ कि हम जी लाइट ट्रैवल नहीं कर सकते। लड़कियाँ तो सोचती कि भाई मैं इतने कपड़े लेके जो पता नहीं मेरा उस वक्त क्या मूड हो पहनने का। तो आपने बैग पैकिंग कैसे की? आपने कहा सामान भी ज़्यादा नहीं था आपके पास? नहीं, ये मेरे साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मगर ये उसमें भी हेल्प करा रहे थे, नहीं इतना नहीं रखना। और मतलब जैकेट्स होगी, और हम लोग पूरा दिन यही पहने रहते थे, तो ज़रूरत नहीं पड़ी हमें इतना ज़्यादा कैरी करने की चीज़ें। और सेफ्टी में ऑप्शन रखती थी, ये भी सेफ्टी, वो भी सेफ्टी। अच्छा, सेफ्टी की बात की तो आप दोनों बाइकर्स हो, और हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जब भी हम यंगस्टर्स को ये तरगीब देना चाहते हैं कि ज़रूर लाइफ में एक्साइटमेंट और एडवेंचर होना चाहिए, लेकिन सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो मुझे ये बताएं कि दोनों ने हेलमेट का इस्तेमाल किया? सबसे पहले हमारा यही प्लान था कि हम जाएंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ, अभी तक किसी को नहीं बताया कि हमने पहले इनिशियल प्लान ये किया था कि हम अपने फर्स्ट बेबी को भी साथ में लेंगे। अच्छा, हाँ। बट मेरा ये था कि हम सेफ्टी फर्स्ट रखेंगे, सेफ्टी गैजेट्स हमें कंप्लीट मिलेगी, देन हम उसको गो एड करेंगे। बिल्कुल। तो जब मैं अपनी सेफ्टी और इनकी सेफ्टी की स्ट्रगल कर रहा था, सर्च कर रहा था कि कहाँ से किट मिलती है, क्योंकि नॉर्मल किट नहीं है, इसमें सारी पैड्स लगे हुए हैं, स्किड हो जाए, और ये स्क्रैच प्रूफ है और वाटर प्रूफ है। इसके अंदर भी एक इनर है जो आपको हेवी रेन से बचाता है। इस तरह की चीज़ें जब हम वर्क कर रहे थे, हमारे पास एक बूट थे, इन्होंने पहना हुआ, मैंने नहीं पहना, वो काफ़ी लॉन्ग बूट, स्नो बूट्स की तरह के, बिल्कुल, जो वाटर प्रूफ होते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे एक एक करके मिलती गई, लेकिन जब मैं अपने बच्चे के लिए, तो कोई चीज़ ऐसी अवेलेबल नहीं थी कि हम सेफ्टी कर सकें। सही। तो वो इसलिए हमने उसको होल्ड किया कि हम नहीं। अच्छा, मुझे ये सारा इक्विपमेंट और चीज़ें पाकिस्तान में बड़ी रेडिली अवेलेबल होती हैं ना। जब आपने ये ट्रिप प्लान करना शुरू किया तो कोई आपके पास हेल्प मौजूद थी, या इंटरनेट से ही देखते रहे कि भाई बाहर लोग कैसे करते हैं, या यहाँ पे रिसोर्सेज हैं हमारे पास? नहीं, सबसे पहले तो इंटरनेशनल देखा कि किस तरह लोग बाइक राइडिंग करते हैं और क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। लेकिन जो बॉयज़ थे यहाँ पे, मेरे दोस्त थे, आमिर है, और भी जो लड़के हैं जो करते हैं, तो वो अपनी सिंगल बाइक पे करते हैं। तो उनसे आइडिया लिया कि उन्होंने बताया कि यहाँ से ये मिलती है, फिर हेलमेट कहाँ से मिलता है। एक आपके एमएच जिन्ना रोड पे एक हेलमेट की शॉप है जी, वहाँ जाके हमने बहुत इनके स्पेसिफिक हेलमेट्स होते हैं, वो नॉर्मल हेलमेट्स नहीं होते। उस वक्त था कि मैं बस अब चलते हैं, बहुत हो गया एडवेंचर। जनरली कभी ऐसा होता था कि यू वुड, जैसे लोग कहते हैं ना कि जब आप पहाड़ों में या नेचर के करीब होते हैं तो आपके जहन में हर तरह के ख्याल आते हैं। सम पीपल स्टार्ट फीलिंग वेरी पॉजिटिव, कुछ बहुत ग्लूमी फील करने लगते हैं। आपकी क्या फीलिंग्स? मेरी बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स थी, बहुत मतलब बहुत डिफरेंट फीलिंग्स थी, मतलब हर चीज़ से खुशी निकलती हुई फील हो रही होती थी। बस बच्चे मिस कर रही थी। हाँ, वो तो बिल्कुल। जिस वक्त हम टूर कर रहे थे, सॉरी, तो उस वक्त टूरिज्म उस वे पे बहुत कम है। हाँ। कलाम साइड पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा। मैंने देखा आपने एक जगह कहा कि यहाँ ना बंदा ना बंदे की जात, तो वो रात का टाइम था। गाँव के भी लोग बोलते हैं यहाँ पे टूरिज्म बहुत कम है क्योंकि रास्ते ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है। तो रोड सही नहीं है, लड़की थी जो इस तरह गैजेट में थी, और वहाँ पे हम रात में रेस्टोरेंट पे निकलते थे। तो एक सीन ये हुआ कि हम दोनों वॉक कर रहे थे डिनर के लिए, कुछ चीज़ें ढूंढ रहे थे। तो एक सडनली 2-3 लड़के आते हैं, वो यूँ करके हमें सलाम करते हैं, वो कि यार आप शेक हैंड करते हैं कि वो आप लोग फोर्स से हैं किसी। बोला नहीं हम फोर्स से नहीं, हम बाइक राइडर हैं, कराची से हैं। हाँ। तो वो इतने फैन हो गए, उन्होंने बोला नहीं आप हमारी तरफ से डिनर करें, आप हमारी तरफ से। बहुत ऐसा हॉस्पिटैलिटी और वार्मथ वहाँ के लोगों की बहुत है। मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज एक्सेस कम है वहाँ का, बहुत कम मेरे व्यूअर्स में से भी लोग वहाँ तक पहुँचे होंगे, तो वहाँ के अपने कस्टम्स, वहाँ के अपना रख रखाव, वहाँ के खाने, वो कैसे हैं सरोज? वहाँ के खाने और रख रखाव तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब वहाँ के रिचुअल्स वगैरह भी, मतलब मेहमानों को खाली पेट नहीं, मतलब मेहमान अगर कोई प्रॉब्लम में है तो वो अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे। मतलब उनके लिए भी रात थी और उनके बच्चे पीछे परेशान हो रहे थे जब हम जंगल में पहुँचे, तो लेकिन उन्होंने वो सोचा नहीं, वो हमारे साथ बैठे रहे, वेट करते रहे कि वो हमारे साथ एक वो हो गया था प्रॉब्लम कि हमारी बाइक ख़राब हो गई थी और हम कोई वो नहीं था, अल्टरनेटिव नहीं, कोई मैकेनिक नहीं, कुछ भी नहीं था। तो फिर एक बंदा था जो मकामी आदमी था,
तो फिर उसने हेल्प करी, फिर उसने कॉल करके ट्रैक्टर वगैरह बुलवाया। तो जब तक वो आया वो हमारे साथ बैठा रहा, एटलीस्ट 3-4 घंटे वो हमारे साथ अकेले बैठा रहा जंगल में। और फिर उसके बाद फर्दर वो जब अपने घर लेकर गया तो वो और उसकी वाइफ, मतलब वो समझ नहीं आता वो हम लोग को किधर बिठाए और क्या करे, कि किस तरह वो हमारे साथ मेहमान नवाजी करे। तो थोड़ा मतलब बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा होता है। और आपको ऐसे मौक़ों पे वाकई एहसास होता है कि हम कितनी खूबसूरत मेहमान नवाज कौम है और बहुत पता नहीं इंटरनेशनली हमारा इमेज वैसा नहीं है। मुझे क्या कहेंगे आप, आपको खाने पसंद आए वहाँ के कोई ख़ास चीज़? खाने कराची वालों को शायद बाहर के नहीं पसंद आते मसाला कम होता है, लेकिन उनका फ्लेवर बहुत अच्छा था, उनके हाथ में जायका बहुत था। उन्होंने देसी मुर्गी वगैरह बनाया था, मगर बहुत लजीज खाना था। हर जगह का एक डिफरेंट फ्लेवर होता है, एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है। मुझे क्या कहेंगे जब आप वापस आए हो, एक तो कराची में कंक्रीट जंगल, ना हमें वैसे ग्रीनरी नज़र आती है ना पहाड़ नज़र आते हैं, मिस करते हो उस टाइम? बिल्कुल मिस करता हूँ। और उसके आने के बाद मैंने अपने घर पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी की है कि ये लोग भी परेशान है कि ये क्या, मतलब हर डे सैटरडे संडे मेरा ग्रीनरी में गुजरता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रीनरी होनी चाहिए। वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे मुश्किल है वैसा बनना कराची। आई थिंक कि हमने इतने सालों में, क्योंकि एक अर्बन कंक्रीट जंगल में ज़िंदगी गुजारी है, तो हमारी नज़रों को तो वैसे ही मुख्तलिफ लगता है। लेकिन अब आप जैसे देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये कैंपेन भी चल रही है, इनको यहाँ बुलाने का भी मकसद ये था, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। क्या वजह है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में इतनी खूबसूरती है और फिर जहाँ अर्बन एरियाज़ में हमने इतनी आबादी माशाल्लाह बढ़ा के रखी हुई है, वहाँ पर हम ग्रीनरी नहीं देख पाते। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, जैसे आपने ख़ुद भी इशारा दिया कि बीच में बाइक ख़राब भी हुई थी, तो क्या मोहतात रहना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस यंगस्टर्स को करना चाहिए अगर वो ऐसे एडवेंचर ट्रिप पे जाएं? देखिए, मैंने सबसे पहले मैं कुछ 4-5 चीज़ें थी जो कि एक एनओसी बनती है बाइक की, जो पाकिस्तान, आप पूरे पाकिस्तान में बाइक को लेके घूमते हैं, वो एनओसी बनती है। फिर गैजेट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेफ्टी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। फिर ये है कि मेरी एडवाइस ये कि कोई भी जाए तो बाइक न्यू हो, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी चीज़। और सीख के जाए, जैसे मैं पंचर बनाना सीख के गया था। अच्छा। पंचर वालों के साथ बैठ के किस तरह उसके टूल हम लेके गए थे कि टूल क्या क्या जितना खुद का फील हो सकता है, सेल्फ क्लच वायर लगानी आनी चाहिए। एक दफ़ा बाइक खोल के फिर उसको बंद करके चला दी थी। तो लेकिन 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि हमसे हैंडल नहीं हो पाई फिर वो बाइक, तो फिर हमें मैकेनिक के पास लेकर जाना पड़ा था। सही। तो और आपने भी सीख लिया थोड़ा साथ में? थोड़ा बहुत बस मतलब बताते जाते थे, पाना शाना पकड़ लेते थे। मैं भी हूँ तुम्हारे साथ मॉरल सपोर्ट में। एंड व्हाट अबाउट ये जो आपके गैजेट्स, जब आप उसको यानी कैप्चर कर रहे थे, कैमरा वगैरह, ये कहाँ चार्ज करते थे? क्योंकि जहाँ बाइक बंद हो जाए वहाँ पे चार्जिंग का हमने मोबाइल में चार्जर लगाया था। अच्छा। आप मेरी बाइक देखेंगे तो बाइक के ऊपर हैंडल पे एक चार्जर लगा हुआ है, जिसपे हम चार्ज करते थे अपना मोबाइल, क्योंकि वो हो सकता है पावर बैंक भी वहाँ पे काम ना करे। Exactly. टाइम ऐसा और फिर एक किसी इतने खूबसूरत स्ट्रेच से गुजरे या कोई चीज़ जो रह जाए, इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। और मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि आप इनके पेजेस को अगर फॉलो करेंगे तो ये पूरी वीलॉग सीरीज भी करेंगे, इंशाल्लाह वी विश देम द बेस्ट ऑफ लक। सरोज, मुनीर, और वो आप ही के ट्विन ब्रदर हम्माद ने जीता था, और उस वक्त तुम्हारी पोजीशन थी कोई नंबर 13 और वो आया था फर्स्ट। इस दफ़ा क्या सोच के गए थे? कंपटीशन भाई से पहले था या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से था? एक्चुअली पाकिस्तान का नाम पहले आता है, तो जो कंपटीशन था वो मेरे भाई से नहीं था, वो बाकी मुल्क से था। हम लोग ने सोचा हुआ था कि इंशाल्लाह इस बार भी ट्रॉफी घर ही आनी है, बस ट्रॉफी घर आनी है और ट्रॉफी पाकिस्तान आनी है, ये नस्बुलैन था। एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंड आई नो कि तुम पिछले 10 साल से हसन स्क्रैबल में इंटरेस्टेड हो, पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स में, टाइटल्स में पिछले 5 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हो। सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि इस साल का ये जो प्रिंसेस चैम्पियनशिप थी, ये मुख्तलिफ कैसे लगी तुम्हें? व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट इट? एक्चुअली ये टूर्नामेंट मैं जीता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी मुख्तलिफ था। मतलब पहली बार मैंने फ़ाइनल मैच खेला था और मुझे काफ़ी खुशी हुई थी ये उस मकाम पे पहुँच के, जहाँ पे मतलब जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की उस मकाम पे पहुँचने के लिए, पहली बार उस मकाम तक पहुँचा मैं, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। और ये मेरा लास्ट ईयर था एक्चुअली यूथ का, तो इसके अंदर मुझे यूथ के तो माशाल्लाह तुम्हारे बहुत सारे इयर्स हैं, लेकिन ये क्योंकि अंडर 21 की चैम्पियनशिप होती है और हसन माशाल्लाह इज़ नाउ 20, तो उन्होंने कहा ये आखिरी चांस था और मेरा एक ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान के लिए ज़रूर ये कप लेके आऊँ। और आप देख भी सकते हैं कि इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रॉफ़ी, और जब पाकिस्तान को बाहर से ट्रॉफ़ी आती है वैसे हम थोड़ा सा हमारा कॉलर ऊपर हो जाता है। मुझे बताओ हसन के बिकॉज यू ट्विन ब्रदर्स और साथ में खेलते भी होगे, प्रैक्टिस करते होगे, घर में ज़्यादा कौन जीतता है?
घर में मैं ज़्यादा जीता हूँ। चैंपियनशिप में जब तुम्हारी रैंकिंग अच्छी नहीं थी, तुम्हारी बिगेस्ट लर्निंग क्या थी? बिगेस्ट लर्निंग मेरी ये थी कि और ज़्यादा मेहनत करनी है, इतनी मेहनत काफ़ी नहीं थी। और ज़्यादा बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने ज़्यादा मेहनत की थी, तो इस बार मैंने और ज़्यादा मेहनत के साथ जाना है और उनको पीछे छोड़ना है। और जब आप आमतौर पे क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारे स्क्रैबल चैंपियंस माशाल्लाह हमारे इस शो में आ चुके हैं, तो मैंने मोहित से पूछा था, उसने मुझे कहा कि दो शौक, अगर आपको शौक इंग्लिश का भी और मैथ्स का भी है, ये दोनों को आपको एक तरह से टेस्ट करता है। तो जब तुम्हारी रैंकिंग अच्छी नहीं आई थी, व्हाट डिड यू वांट टू वर्क ऑन मोर, कि आप वोकैबुलरी अपनी बेहतर कर लो या जो टेक्निक होती है खेलने की उस पर फोकस ज़्यादा किया? एक्चुअली दोनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना था। उस वक्त स्ट्रैटेजी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसे गेम्स थे जो मैं जीत सकता था, मैं जीत नहीं पाया था। और उसके बाद वोकैबुलरी मेन होता है कंपोनेंट स्क्रैबल के अंदर, तो उस पर और ज़्यादा फोकस करना था। और जब जाहिर सी बात है आपके पास लेटर टाइल्स आती हैं, उन रैंडम लेटर्स को देख के दिल में ये सोचना कि ओके आई कैन मेक सो मेनी वर्ड्स विद इट, हाउ डू यू प्रैक्टिस? अगर बोर्ड ना हो, वैसे बैठ के कभी वर्ड्स लिस्ट होती है, याद कर रहे होते हो? जी, कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर है, हम लोग उससे प्रैक्टिस करते हैं, वरना फिर ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ खेल लेते हैं या कंप्यूटर के साथ मोबाइल पे ऐप्स हैं उनमें स्क्रैबल खेल लेते हैं। इफ़ आई टेल यू टू ब्रेक इट डाउन हसन, अपने जहन में जब तुम रैंडम टाइल्स देखते हो, इमीडिएटली वर्ड स्टार्ट फॉर्मिंग या तुम पहले बोर्ड की तरफ देखते हो? व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? पहले तो जब मैं टाइल निकालता हूँ तो उसके बाद अपोनेंट की टर्न होती है, तो तब तक मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि जब तक अपोनेंट की मूव आ नहीं जाती बोर्ड पे, मैं सोच नहीं सकता कि अगली मूव मैंने क्या की। सही। तब तक मैं यही देखता रहता हूँ कि मैं अपने इस रैक के अंदर क्या कर सकता हूँ। उसके बाद जब ओपोनेंट मूव खेलता है तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि अब ये जो मैंने सोचा है वो बोर्ड पे कहाँ प्लेस हो रहा है, और फिर उस हिसाब से मूव खेलते हैं। सो इट इज़ वेरी मच एक मेंटल जूडो कराटे आपकी चल रही होती है। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ डन सो वेल इन दिस फील्ड। जब तुम देखते हो बाकी मुल्कों से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को, व्हाट मेक्स पाकिस्तानी प्लेयर्स सो यूनिक? एक्चुअली हमारी जो एसोसिएशन है वो हम पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। Okay. थाईलैंड की भी एसोसिएशन है, लेकिन वो उतना वर्क नहीं करती, ऑल्दो वो उनको स्पॉन्सर करती है, लेकिन सिर्फ स्पॉन्सर सब कुछ नहीं होता। हमारी जो एसोसिएशन है वो हमें ट्रेन करती है, वो एक पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है, एक लाइनअप बनाई हुई है उन्होंने कि इस साल क्या करना है, फिर आइंदा आने वाले सालों के अंदर जो प्लेयर्स को है उनको कैसे ट्रेन करना है, वो सारी स्ट्रैटेजी पाकिस्तानी टीम कर रही है। बाकी मुल्क और बाकी आपके पेरेंट्स कैसा फील करते हैं? बिकॉज माशाल्लाह बोथ द ब्रदर्स हैव वॉन द चैम्पियनशिप एटलीस्ट वंस, उनकी क्या फीलिंग्स है इस बार? एक्चुअली जब लास्ट ईयर मेरा भाई ये चैम्पियनशिप जीता था और ये ट्रॉफ़ी लाया था, तो मेरे अब्बू ने कहा था कि इंशाल्लाह अगले साल ये ट्रॉफ़ी वापस आएगी, लेकिन तुम लेकर आओगे। तो मेरे लिए तो काफ़ी खुशी की बात थी, पहली बात। और दूसरी बात, अभी हमारे जो छोटा भाई है वो आज शाम को ही जा रहा है दुबई। अच्छा, वो तीसरे चैंपियन की भी माशाल्लाह तैयारी है। हाँ। तो हमारे वालिदैन ये चाह रहे हैं कि एक और ट्रॉफी आए, एक और ट्रॉफी आए, और वो छोटे भाई की। अच्छा, जब लास्ट ईयर जाहिर सी बात है तुम्हारे अबू ने ये कहा, तो कभी हमाद ने ओवरशैडोड तो नहीं फील किया कि भाई अब सारे लोग बस हसन को देख रहे हैं कि वो बुरा ना फील करे, मेरी विक्ट्री को कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा? ऐसा होता है भाइयों के बीच में? नहीं, हम भाइयों के बीच में तो नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा क्लोज बॉन्ड है, तो ऐसा नहीं होता। उसकी जीत मेरी जीत, हाँ। एक ही चीज़ है, तो एक ही बात है। अच्छा, और आने वाले दिनों में फिर क्या सोचते हो? अब जैसे तुमने कहा कि अंडर 21 के बाद इज़ देयर एनी फ्यूचर फॉर स्क्रैबल, या तुम एसोसिएशन में खुद लोगों को कोच करना चाहोगे? व्हाट्स योर प्लान इन टर्म्स ऑफ स्क्रैबल? स्क्रैबल में अभी यह है कि अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है नेशनल्स जीतना। पाकिस्तान जो नेशनल चैम्पियनशिप है वो जो अब जुलाई के अंदर होगी, उसे जीतना टारगेट है। उसके बाद अब अंडर 21 के ब्रैकेट से हम लोग बाहर आ गए हैं, अब ओपन है, तो उसके लिए बहुत बड़ा ब्रिज है जो हमें क्रॉस करना होगा। उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी और इंशाल्लाह स्क्रैबल को अपने लाइफ का पार्ट बनाए रखूँगा। आगे जाके छोटे बच्चों की ट्रेनिंग करूँगा। अभी जैसे मुइज़ है, मुइज़ ट्रेनर है पाकिस्तान स्क्रैबल टीम का जो अंडर 18 जाती है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मुइज़ के साथ ही या मुइज़ की जगह लूँगा। और
आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनको स्क्रैबल में ट्रेन करूँ। ज़बरदस्त। आई थिंक व्हेन यू हैव एन एक्सपर्टीज इन दैट और आप जैसे रोल मॉडल्स मौजूद हैं, बिकॉज नाउ इट्स डूएबल। आपको ये भी बताती चलूँ क्योंकि मेरा खुद इंटरेस्ट डिबेट्स में था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो पाकिस्तान में हमारी जो इंग्लिश वोकैबलरी है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं, कहा जाता है कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं उसके में भी हम इन द टॉप रैंक्स आते हैं, बिकॉज हमारी एक्सेंटेड नहीं होती, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश बहुत हद तक लोग उसमें उबूर रखते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू वंस अगेन टेक इट फॉरवर्ड। हसन, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और हमें जल्दी फिर गुड न्यूज़ देना कि तुम्हारे छोटे भाई ने भी अगर चैम्पियनशिप जीती तो हम फिर उनसे भी मुलाकात करेंगे इन मिलो पाकिस्तान से। बट ही इज़ विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ नाज़रीन हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन अब आपके लिए लाइंड अप है, तो आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब एक खुसूसी कॉन्वर्जेशन, एक खुसूसी नशिस्त होगी जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे पॉलिटिशियन से जिनको मैं काफ़ी अरसे से जानती हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसूली और नज़रियाती पॉलिटिशियंस हमारे मुल्क में हमें कम नज़र आते हैं, जो वाकई एक नज़रिए की बुनियाद पे, और साथ साथ ये भी कि कभी कभार आप उनकी आवाज़ में एग्रेशन ज़्यादा देखते भी हैं, लेकिन सिर्फ उसकी वजह ये होती है कि वो अपने उसूलों पे, अपने आइडियाज़ पे बहुत कन्विक्शन के साथ बिलीव करते हैं। क्या इनके काम को, और ख़ास तौर पे जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, वो इससे असरअंदाज होती है? क्या इसमें मुश्किलात का इजाफा होता है? और ख़ास तौर पे ये भी कि ये अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ को कितना वक्त दे पाते हैं, उसमें इनकी पर्सनालिटी कैसी है, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सिंध हुकूमत में आज इनकी हैसियत है एज दी लीडर ऑफ द अपोजिशन। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं आपकी अहलिया अंदलीब साहिबा। थैंक यू सो मच भाभी कि आपने भी वक्त निकाला। और आज हम खुसूसी तौर पे ज़रा पहले तो ना पॉइंट स्कोरिंग और सेटलमेंट से बात शुरू करते हैं। आपको याद होगा फिरदौस साहब, आप मेरे एक शो में आए थे और वो सरकारी टीवी पे शो था, और आपने इंसिस्ट किया कि नहीं, मैं एक बैज लगाऊंगा और उस बैज के बाद ये तो अपनी बात कह के चले गए, हमारा शो हो गया था बंद। कैसे देखते हैं कि अब सरकारी टेलीविज़न में कोई फ़र्क आया? मेरे ख्याल से तो फ़र्क आया, बिकॉज आई थिंक सो एज अ पार्टी पॉलिसी जब हमारी इंटरनल डिस्कशन हुई है, वी वांट टू कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर। हाँ जी। तो उसको वो तमाम आज़ादी दी जा रही है जो कि एक प्राइवेट सेक्टर के चैनल को, सो दैट दे कैन कम्पीट, बिल्कुल, एंड दे कैन मेक इट अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन द 50 रुपये या 75 रुपये जो फीस कट के बिजली के बिल के साथ आ जाते हैं। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए ना, आपने लगाया हुआ था बैज जिस पे लिखा हुआ था गो नवाज को। आज अगर कोई ऐसी बात इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के बारे में करे और टीवी पे बैठा हो, आप कुछ नहीं कहेंगे? जी मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बातें आती हैं जो टीवी पे आ रही हैं। एक आप चैनल पे रोक के क्या कर लेंगे? हाँ, कोई चीज़ की लॉजिक होनी चाहिए ना। आपने सरकारी टीवी पे बंद कर दिया कि जी आप इमरान खान के बारे में या हमारी पार्टी के बारे में या हमारी पॉलिसी के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे, जो बाकी 90 चैनल हैं उस पर क्या करेंगे? सही। तो वो ऐसी पाबंदियों से कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, एक और बात, मेरे ख्याल में जब से इक़्तिदार में आए हैं माशाल्लाह 100 दिन पूरे हुए हैं, और उसमें हम ये देख सकते हैं कि अक्सर जो आपके मुखालफीन हैं उनको लगता है कि अभी तक आप लोग अपोजिशन में ही हैं। अब ये वाहिद सूबा है जहां आप वाकई अपोजिशन में हैं, तो यहाँ पे आपके पास कदर आज़ादी है, या आपको लगता है कि हुकूमत करना और जहाँ जहाँ आपने हुकूमत साजी में खुद रहें वहाँ पे ज़्यादा मुश्किलात हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली अपोजिशन का काम हमेशा आसान होता है, और हुकूमत करने का काम मुश्किल होता है, जो भी हो, इसमें कोई पीटीआई या पीएमएलएन या पीपीपी के नहीं। जहाँ तक देखिए इस चार्ज की बात है कि हम अभी तक अपोजिशन में, हाँ हम हैं, इससे कि हम उस निज़ाम की अपोजिशन कर रहे हैं जिस निज़ाम ने उनको इतने अरसे इक़्तिदार में रखा। सही। उस निज़ाम को मिसमार करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, बड़ी कोशिश चाहिए, इससे कि ये एक बड़ा वेल इंट्रेंच, वेल एस्टेब्लिश्ड निज़ाम है। बिल्कुल, ये कोई आज का नहीं है, ये 1971 से चलता आ रहा है, और इसमें हर निज़ाम की तरह बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जिक्र चल पड़ा है होम मिनिस्ट्री का, तो अंदलीब भाभी आपसे जानना चाहेंगे कि घर में इनकी जो इस वक्त स्टैचर है वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है या होम मिनिस्ट्री में शामिल है? नहीं, होम मिनिस्ट्री में शामिल है। एडवाइस इनकी, क्योंकि इनके पास अब टाइम कम
होता है, जिस तरह पहले टाइम दे पाते थे उस तरह से नहीं है, लेकिन इनका एडवाइस हर चीज़ में होता है। बिल्कुल, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। शी इज द बॉस, मैं गुलाम। नहीं, इट्स नॉट ट्रू। लेकिन ये कि उन्होंने आपको अमन कमेटी में रखा है, वो देखिए मैं ये बता रही, मुफाहिमत की सियासत ज़्यादा अच्छी होती है। वो मैंने एक सेइंग बहुत पहले पढ़ी थी जी, और इस उम्र में आके मैं इसमें बिल्कुल अमल करने को हर वक्त तैयार हूँ। आई एम द बॉस ऑफ द हाउस बिकॉज माई वाइफ हैज अलाउड मी टू से सो। ठीक है ना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब आप इस उम्र में, बच्चे जो हैं सारे माँ के होते हैं, बिकॉज शी इज द वन हू स्पेंड्स द मोस्ट ऑफ द टाइम विद देम, एंड ऑब्वियसली आप इतना कम गए कि आप घर के किसी मामले में अगर इंटरफेयर करेंगे, हाँ जी, आप नौकरों को कुछ नहीं कह सकते, वो कहते हैं नॉट योर डोमेन। नहीं, वो ऐसे काम करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ फिरदौस की जो बहुत अच्छी है, जो डे वन से, मतलब जब से हमारी शादी हुई है, कि ये कोई काम खुद बगैर एडवाइस के नहीं करते। अच्छा, हाँ, अगर कोई भी चीज़ रिगार्डिंग कोई भी बिजनेस का भी अगर कोई होता है, चेंज करना हो, कुछ करना हो, तो ये मशवरा ज़रूर लेते हैं। तो ये मैंने इनसे ही सीखा है कि भाई आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो चाहे मतलब ज़रूरत ना भी हो तो हम जिक्र ज़रूर कर देते हैं, इनकी एडवाइस ज़रूर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन में ज़रूर होता है दूसरे की उसके बारे में क्या राय है, ये पता होता है। बिल्कुल, ये नहीं है कि जी उनकी एडवाइस के बगैर करना चाहें। मैं अच्छा, माशाल्लाह आपकी शादी को 35 इयर्स हो गए और आप लोग फर्स्ट कजन्स भी हैं, तो ये मामला अरेंज था या आप लोगों की पसंद की शादी? पार्टली अरेंज। हाँ, कोई ना कोई वो कहीं वो मुझे पसंद करती थी पहले से। आपकी तो देखिए हमारी तरफ से 35 साल बाद नहीं याद कर। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे लोग पसंद करते थे तो वो तब भी गलत नहीं होगा, इसलिए कि एक्चुअली बहुत ब्राइट थे ये कजन्स में। आपको पता है ये होता है कि मैं इनसे मेरे ख्याल 5 साल छोटी हूँ या 4.5-5 साल में, तो ये बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, पोजीशन होल्डर रहे हैं NED में, फिर ये थे स्विमिंग चैम्पियन भी रहे हैं, स्विमिंग हबीब स्कूल में भी बड़े ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर इन्होंने डबल मास्टर्स किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से। आप तो यू साउंडिंग लाइक अ फैन गर्ल, आप बहुत पसंद करती थी ना खुदा साहब, आपकी तो आपकी तरफ से कितनी पसंदीदगी थी? 35 साल गुजार ली। अच्छा, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हैप्पी मैरिड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें अगर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जिनका हो सकता है आज सुबह या कल रात को झगड़ा हुआ हो, तो आप लोगों की जब अनबन हो जाती है किसी बात पे, होता ही है ना कि आप हर वक्त तो नहीं एक जैसा सोच रहे होते, तो हु रिजॉल्व्स द मैटर? सॉरी कौन कहता है? आप सॉरी कहती है पहले? ये भी आपने पब्लिक स्टेटमेंट तो नहीं रखी? वाकई में आप पहले सॉरी कहती हैं भाभी? इसमें 50-50। नहीं, क्यों मैं पहले। अच्छा, पहल कौन करता है और चुप कौन हो जाता है? अगर फिरदौस आपको बहुत गुस्सा है, क्योंकि हम इनको जो पार्लियामेंट में देखते हैं वो तो एक अलग ही रूप होता है ना, उसमें तो अगर गुस्सा है तो और अग्रेसिव हो जाते हैं। आपके साथ अगर अनबन हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या आप खामोशी इख्तियार कर लेती हैं? देखिए, बात यह है कि शख्सियत दोहरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, एक बात सुनिए, मैं खामोश हो जाती हूँ, कभी बहस नहीं करती अगर कोई प्रॉब्लम हो। कभी दोहरी नहीं होनी चाहिए इंसान की, मैं समझता हूँ। इट्स नॉट अ पुट ऑन एक्ट इन द पार्लियामेंट। जैसा मैं हूँ वैसे ही घर के मामलात में आदमी को ये पता होता है कि ये जो है यू हैव नो चॉइस, तो बेहतर ये है कि कहीं ना कहीं आके किसी न किसी को मेकअप थोड़ी सी लचक आपको दिखानी पड़ती है। लचक क्या, आपको फैक्ट्स ऑफ लाइफ से डील करना पड़ता है। हाँ। कितने दिन नाराज रह लेंगे, कितने घंटे रहेंगे। जो आदत ये है कि जब तक मेकअप नहीं होता वो उस वक्त शी विल नॉट गिव अप, दैट्स ट्रू, लेकिन उस वक्त लड़ती रहती है। ये जरूरी नहीं है कि वो ग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल में वो होना भी चाहिए थोड़ा अपना। तो अपनी स्टीम जब पूरी निकले तो उसके बाद बड़े आराम से सॉरी भी कह देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोग क्योंकि एक ही फैमिली से हैं, यू लिटरली ग्रोन अप टुगेदर, अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई हम तो अपने स्पाउस को जानते ही नहीं थे, आप इनकी अच्छी बुरी आदतें जो भी हैं, प्लस भी और माइनस भी, उन सबसे वाकिफ थी। डिड दैट मेक द डिसीजन मोर डिफिकल्ट? कि पता है ना गुस्से में कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैंने इनको पहले गुस्से में कभी नहीं देखा था। अच्छा, नहीं, ये जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। हाँ। गुस्से में नहीं होते हैं। आई थिंक मैं जिस तरीके से कि मैंने स्टूडेंट लाइफ, आई वाज स्टूडेंट लीडर जी, मैं घर पे तक होता ही नहीं था, मैं ज्यादातर घर से बाहर होता था, मैं पाया ही नहीं जाता था। तो वो उस तरह के जो कॉन्सेप्ट है ना कि कोई मुलाकात हो जाएगी, वो यही है फंक्शन, फैमिली डिनर, उस पर होती थी, वहाँ गपशप ये वो लग रही है, लेकिन बाकी
ये नहीं है कि यू गेट टू सी द बैड साइड ऑफ अ पर्सन। एग्रेसिव एटीट्यूड में और बैड साइड यूजुअली लोग कहते हैं कि वो वाली साइड पे शादी के बाद ही पता चलती है कि कितना किसी को गुस्सा आ सकता है, बट पीपल से दैट इट रिवील्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी व्हेन यू सी अ पर्सन इन एंगर। तो आपको कैसा गुस्सा आता है अंजलि भाभी? मुझे गुस्सा जब आता है तो मैं खामोश हो जाती हूँ। आप सिर्फ खामोश हो जाती हूँ। बच्चों के साथ भी ये है कि अगर कभी मैं किसी बात पे नाराज होती हूँ तो मैं बात वो समझ जाते हैं और फिर दोस्त भी समझ जाते हैं कि इनको 1 सेकंड में पता लगता है कि मेरा मूड खराब हो गया। हाँ। सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरे फेस एक्सप्रेशंस या मैं आएंगे तो मतलब थोड़ा सा मैं क्वाइट होंगी ना तो क्या बात है, आज खैरियत है। इसी चीज़ को तो कंपैटिबिलिटी कहते हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी के हवाले से, तो उनसे जानेंगे कि फैमिली लाइफ में और ख़ास तौर पर ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ अदवार गुजरे, बिकॉज अंजलि भाभी और फिरदौस साहब दे हैड मूव टू कैनेडा एज वेल, वहाँ की लाइफ कैसी रही और फिर किस चीज़ ने इंस्पायर किया टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड बिकम सो एक्टिव इन पॉलिटिक्स। और इसमें यूजुअली जो वाइफ्स का एक रोल होता है या अंडरस्टैंडिंग होती है वो मिली जुली होती है, वो पॉलिटिक्स को पसंद भी करती हैं लेकिन फिर उसकी बैड साइड भी देख रही होती हैं। इस पे बात करेंगे राइट आफ्टर अ ब्रेक। And welcome back. We are still in conversation with फिरदौस शमीम नकवी साहब और उनकी अहलिया अंदलीब साहिबा। बात यहाँ पे हो रही थी कि पाकिस्तान में जिस तरह के हमारे प्रेशर्स हैं, पॉलिटिक्स है, उससे तो हम वाकिफ़ हैं, लेकिन ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार होते हैं। एक यंग कपल के तौर पे विद देयर चिल्ड्रन दे हैड ऑल्सो मूव टू कैनेडा। वहाँ पे लाइफ कैसी रही ये इनसे जानते हैं। जी अंदलीब साहिबा, सो हु डिसाइडेड कि हम कनाडा में लाइफ एक्सप्लोर कर? कनाडा एक्चुअली हम लोग गए थे, मैंने जैसे आपको बताया कि आई हैव 2 हैंडीकैप किड्स, तो मेरी जो छोटी बेटी थी शी वाज ऑन रीनल फेलियर, उसका हो गया था। तो यहाँ पे डॉक्टर अदीब रिजवी ने कहा कि बच्चों का यहाँ पे नहीं हो सकता ट्रांसप्लांट, तो हम उसकी बहुत छोटी थी बहुत, शी वाज आई थिंक उस वक्त कितनी महीने 3-4 साल की, नहीं 3 की भी नहीं थी, शी वाज 1.5, चलने भी उसने क्रॉल करती थी उस वक्त। तो फिर फिरदौस अपना यहाँ सारा बिजनेस एज इट इज़ छोड़कर, बहुत बड़ा डिसीजन था, तो लोग इनको ये कहते हैं कि बहुत अच्छे बाप भी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अपना सब कुछ छोड़ के इन्होंने ये हम लोग वहाँ पे जाके इन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से यही कंस्ट्रक्शन ही का बिज़नेस स्टार्ट किया। फिर बेटी का जैसे ही ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि ये अमेरिका से वापस भी पाकिस्तान की वजह से आए थे, सही। तो इनका यही था कि मैं जाके, इनके फादर उस वक्त अबू धाबी में थे, बैंक में प्रेसिडेंट थे वो, खलीज कमर्शियल के, तो लेकिन फिरदौस वापस भी पाकिस्तान की मोहब्बत में आए थे। तो हम लोग यहाँ से गए, तो फिरदौस उससे पहले सियासत 96 में तो ज्वाइन कर चुके थे, हम यहाँ से 99 में गए थे, लेकिन हमारे जहन में यही था कि हम सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं और हमें वापस पाकिस्तान आना है। तो हम दोनों की कितना वहाँ पे रहे ट्रीटमेंट के सिलसिले में? 5-6 इयर्स 5-6 इयर्स आपको रहना पड़ा, और सारे बच्चे आपके साथ ही? सब बच्चे साथ थे, ठीक है। तो वहाँ भी ये था कि मैं ये कहना चाहूँगी कि वॉज वेरी हेल्पिंग हस्बैंड। हम दोनों, ये होता था संडे मेरा ऑफ होता था, ये सारी कुकिंग करते थे बच्चों के लिए कि भाई आज तुम्हारा ऑफ है, क्योंकि वहाँ ये था कि हमारा ऐसे ही माशाल्लाह मतलब अच्छा घर था, अच्छे साइज़ का सब, तो वहाँ पे आपको पता है विदाउट सर्वेंट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। और फिर जब आपके बच्चे बीमार हो, मैं 6:30 निकलती थी। पाकिस्तानी फैमिलीज़ को, हमारी देसी फैमिलीज़ को इस बात से भी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज यू हैव लार्जर सिस्टम्स, लेकिन वहाँ बच्चों का ब्रॉट अप वेरी डिफिकल्ट तरीका कर दिया था। हमने वॉशिंग मशीन का नाम मासी रख दिया था। नहीं, हम लोग once a week में कुकिंग करते थे और हम लोग बहुत अच्छा टाइम रहा वहाँ, जो भी टाइम था वेरी डिफिकल्ट टाइम, लेकिन हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स इनका बहुत अच्छा है। स्कूल फ्रेंड्स, इनकी जो फ्रेंडशिप्स हैं वो समझे 50 साल पुराने दोस्त हैं, 50 इयर्स स्कूल फ्रेंड्स ना, तो उन्हीं ने हमें ऐसा हेल्प आउट किया जस्ट लाइक अ फैमिली, कि जैसे कोई अपना, हमें फील ही नहीं हुआ कि हमारी सिबलिंग्स यहाँ नहीं है, वो लोग हर वक्त हमारे लिए मतलब हेल्प आउट मौजूद होते थे। अच्छा, जैसे आपने इसी लाइफ इंस्टेंस का हवाला दिया फिरदौस साहब, जब लाइफ में ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड मौका आता है और ये मेरे ख्याल में परेशानी का बायस भी बनता है लोगों के लिए, एक हेल्थ इशू है, फिर बिज़नेस को वाइंड अप करना, एक लार्जर फैमिली, ऐसे प्रेशर से जब आप गुजर रहे होते हैं, तो यानी आप पलट कर आज देखते हैं तो इट वाज इजी, व्हाट मेड इट इजी? सपोर्ट ने, कंपेनियन ने, आपके अपने यकीन ने? आप किसको इसका क्रेडिट देंगे? मेरे ख्याल से ये सारे फैक्टर्स हैं, इट्स नॉट वन।
अगर ये कहा जाए कि सिर्फ एक फैक्टर है तो दैट वुड नॉट बी ट्रू। सबसे बड़ा ये है कि मुझे इस बात का यकीन है कि सही फैसला करना चाहिए राज़ी खुदा। राज़ी खुदा है, बिल्कुल। अगर आपको इस बात पे यकीन है, फैसले आप सही कीजिए, तो इसका वादा अल्लाह मियां ने किया। हमारा काम जो है बकौल खान साहब के, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और नियत में नेकी हो, और नियत में नेकी हो तो अल्लाह खुद मदद करता है। बस तो लेकिन ये प्रिंसिपल तो है जिसे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुश्किल अदवार आप लोगों ने देख लिए, लेकिन अगर वाकई ज़िंदगी को पलट कर देखें कि सबसे मुश्किल दौर आपके लिए कौन सा था फिरदौस साहब? लेकिन 2-3 मौके जो थे ना वो बहुत सख्त थे मेरे लिए, तो ख़ास तौर पे जो बहुत सख्त मौका था पहली दफ़ा कि मेरी वालदा को कैंसर हो गया और मैं और मेरे वालिद उनके इलाज के लिए लंदन गए, एंड वाइल शी हैड हर ऑपरेशन 6 days later my father died. All of sudden. I was Wow. 26 years old at that time. बिल्कुल सडनली, यानी आप He had a mentally heart prepared attack. नहीं हो। अच्छा, He had a heart attack. He was And a 57 stroke. years old at Very that young. time, very young, very young. Hearts, and then within जब उनको डॉक्टर्स ने कहा he is out of danger, the next day he died. So, फिर उनको वालदा की वो कंडीशन और डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि your mother will either live for 4 months or after that if she survives the 4 months then the chances are she can survive for 10-15 years. Alhamdulillah she survived for about 30 years after that माशाल्लाह। operation, but it was a very difficult time dealing with a double trauma. Double trauma. True. Then there was yet another moment in life which was a big trauma. That my uncle and Andaliv's father was shot dead by inside the house. Very trying times. डॉक्टर थे उस वक्त, फर्स्ट डॉक्टर, मतलब उस वक्त हमें समझ भी नहीं आया था कि ये हुआ क्या है। तो वो आपका क्लोजर एकदम से नहीं मिलता ना, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए। वो हुआ। फिर उसके बाद थर्ड इंसिडेंट इज दैट द डे आई टुक माय डॉटर हैड अ नाइसाइट इशू, ये जो फैमिली का जेनेटिक जी, तो मैं उसको एज अ होप हमने कहा अमेरिका में ज़रूर इलाज होगा सब कुछ। वी वेंट टू द बेस्ट हॉस्पिटल ओवर देयर इन वाशिंगटन और उन्होंने कहा कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो एज अ पेरेंट ये मुश्किल, मतलब बहुत मेरे ख्याल में मेरी भी ज़िंदगी का बड़ा मुश्किल दिन था जब हम जॉन हॉपकिंस में दोनों बैठे हुए थे and my daughter was 5 years old. वहाँ की विल्मर आई इंस्टीट्यूट was considered the best in the world. And उन्हीं ने हमें जब ये कहा कि at the age of 17 ये completely blind हो जाएगी, उस वक्त उसे नज़र आता था, तो हम दोनों उस वक्त मतलब हमारी आंखों में आंसू थे और हम कुछ कर, फिर उस दिन फैसला किया था कि नहीं, मतलब उसको हमने पूरा टाइम देना है। माशाल्लाह शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, और ये दिस इज स्पेशली फॉर माय व्यूअर्स, कि हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब आप कंप्लीटली हेल्पलेस फील करते हैं ना, लाचार है ना, आप अपनी बेस्ट इंटेंशंस भी हैं, वसाइल भी मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत के आगे आप उस वक्त बेबस नज़र आते हैं। ऐसे मौक़ों पे क्या फीलिंग होती है एंड व्हाट हेल्प्स यू? मैं आपसे एक बात कहूँ, मुझे ये था कि खुदा के यहाँ अदल है और वो किसी पे उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं डालता, और ये उसका इम्तहान है। और हमारे इमाम से कभी किसी ने एक दफ़ा सवाल किया था कि आप पे कोई प्रॉब्लम आए तो आपको कैसे पता चलेगा ये सज़ा है या इम्तहान है? उन्होंने कहा अगर तुम अल्लाह से करीब हो गए हो तो ये तुम्हारा इम्तहान है, और अगर खुदा से दूर हो गए हो तो ये तुम्हारी सज़ा है। तो हाँ, अल्लाह का शुक्र है, कोशिश यही करते हैं कि अल्लाह से करीब रहें और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। यू नो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये यानी अब आपकी लाइफ के बहुत सारे ऐसे ज़ाविये जो शायद लोगों को नहीं पता थे, आज पता चल रहे हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए। आप जब पलट कर देखते हैं तो ये जो पॉजिटिविटी है इनबिल्ट है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से एट अ वेरी यंग एज somehow I think so the first person to tolerate was Mr. Hassan Akhtar, who used to be the principal of Habib Public School. जी. A very fine educationist. He used to have a principal's hour once a week, and there it was a subject where you could discuss everything with him. I think so he was the first inspiration where he was like a mentor to you. Mentor, because he said that what you do, give back to the society is the most important thing in your life. That's service का जो एक element होना चाहिए कि service to community. It is not what you achieve yourself. It is what you return to the society. Should be the most important aspect of your life. वो
और जो हबीबी स्कूल का प्लेज था, जो माहौल था उसमें, एंड ऑब्वियसली हम वी यूज्ड टू फील कि वी आर प्रिविलेज, और फिर हम इर्द गिर्द देखते थे, हम कहते थे ये ज्यादती है, हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। वो शौक़ जो था वो दीवानगी की हद तक हो गया और वो चलता रहा। आई बिकेम ए स्टूडेंट लीडर एज सून एज आई गॉट आउट ऑफ स्कूल इन 71, फॉर्म्ड ए स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी। पहला शायद कराची का आदमी था जिसने बांग्लादेश मंजूर का नारा लगाया और मुझे पत्थर पड़े। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज देयर। हाँ, हमने कहा कि नहीं, हमें इनसे करीबी रिश्ता रखना है तो मंजूर करो। और वो बाद में हुआ, लेकिन मुझे पहली दफा पथराव भी मेरे ऊपर उस वक्त ही हुआ कि went against the mainstream. Never want to shy away from bold statements, from bold ideas. मगर फिरदौस साहब, जब बात की जाती है एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस की, अब देखें हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ें गुजरी हैं, एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं और उसी से उसकी पर्सनालिटी शेप अप हुई है। लेकिन आपकी जमात पे जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी इनको हुकूमत करने का या अभी ये फेडरल मामलात, गवर्नमेंट के मामलात का इतना इदराक नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है उस पर? कि देखिए, मैं कहता हूँ कि कंपेयर पर्सन टू पर्सन और फिर बात करते हैं। तजुर्बा किस चीज़ का नहीं है? क्या इसहाक डार ने कभी असद उमर जैसे काम किए हैं जिंदगी में? क्या आसिफ जरदारी या यूसुफ रज़ा जिलानी या नवाज शरीफ ने वो काम किए हैं जो इमरान खान ने? बिल्कुल ठीक है। क्या जो साबका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली के थे, वो उन्हीं ने ज़िंदगी में कुछ अपनी अचीव किया है? जहाँ तक खुद ज़ात का ताल्लुक़ है, तालीम से ताल्लुक़ है, ख़ानदान से ताल्लुक़ है, बिजनेसेस हैं, डूइंग बिग प्रोजेक्ट्स हैं, सियासी कन्विक्शन है, तो आप हर आदमी को कंपेयर करते जाएंगे। जब आप करेंगे तो उसके बाद आपको बड़े वाज़ेह हो जाएगा कि ये चार्ज सही है। जो चीज़ हमें नहीं आती, हमें करप्शन करनी नहीं आती, अगर उसको तजर्बा कहते हैं तो हमें ऐसा तजर्बा चाहिए भी नहीं। So having said that, लेकिन 100 रोज़ा जो हुकूमत का तजुर्बा रहा, उसमें आपने खुद भी, जैसे खान साहब ने भी एडमिट किया कि भाई जैसा सोचा था उसमें मुश्किलात आई, लोगों ने रोड़े भी अटकाए, जो हमें मसाइल का जितना पता था शायद उसकी एक और वुसअत आपके सामने आई होगी। तो ये एक्सपीरियंस ऑफ दीज 100 डेज कैसा रहा है ना, खास तौर पे आपके लिए एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन सिंध, वेयर द सेम पार्टी हैज़ बीन इन पावर फॉर 10 years? आई थिंक सो। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम जब बाहर थे हम कहते थे, आज जब हम अंदर हैं तो हमें उससे भी बुरी नज़र आती है। सही। मेरा तो दिल फट जाता है। जो गुस्सा आपको नज़र आता है उसकी मेन वजह ये है, देखिए छोटी छोटी बातें अगर जो बुनियादी हैं, इस शहर कराची में जिसकी हर साल आबादी बढ़ती है 3.5-4% से, 2008 के बाद एक बूंद पानी का इजाफा नहीं है। और ये बेसिक्स पे भी हम जी, अभी मैं बेसिक 2006 से तमाम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इस शहर के बंद हैं। वी आर डंपिंग द एंटायर रॉ सीवेज इनटू द सी विदाउट ट्रीटमेंट सिंस 2006। 12 साल से और कुछ नहीं हुआ। पहला ट्रीटमेंट प्लांट जो रिवैम्प हुआ है वो ऑपरेशनल हुआ है इन जुलाई 2018। 77 million gallons, and we are still dumping a 350 million gallons untreated sewage into the sea. What we are doing to our environment is criminal. फिर आप ये नहीं, आप फिर देखिए आगे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की रीवैम्पिंग की कॉस्ट उन्होंने 8 बिलियन एस्टिमेट की थी, वो दैट्स गॉन टू 36। वाओ। जो वाटर लाने की कॉस्ट 25 बिलियन की लेके गए थे वो हैज गॉन टू 80। इस शहर में एक वक्त में 22,000 बसें थीं, आज इस शहर के अंदर ऑपरेशनल बसें 7,000 हैं। सबसे नई बस जो है वो 2004 की है, वाइल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर
10 साल से ज़्यादा सिटी ट्रांसपोर्ट में 10 साल से ज़्यादा पुरानी बस ऑपरेशनल नहीं, वो उस बस की भी ओवर रिटायरमेंट वाली एज हो गई है। और सबसे पुरानी बस स्टिल ऑन द रोड इज 1984। ये आप मोटर व्हीकल टैक्स। नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बल्कि एक हम इवेंट में मौजूद थे जहाँ पे अमीर शेख साहब थे, द हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट इन कराची। उन्होंने कहा कि जी एक दफ़ा मेरा दिल चाहा कि मैं इनको ऑफ रोड कर दूँ, लेकिन वो 300-400 बसेस एक अपने आप में सिक्योरिटी हैजर्ड था, उसको खड़े करने की मेरे पास जगह नहीं थी। ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, लेकिन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन। कराची डजंट हैव अ सिंगल बस डिपो। और बिल्कुल हम इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ हम बात कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब से और उनकी अहलिया अंजलि साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, क्या चीज़ें आपको गुस्सा दिलाती हैं, क्या चीज़ें आपकी आइडियोलॉजीज़ फॉर्म करती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इससे पहले भी जब हम ये बात करते हैं, अक्सर सियासतदानों की फैमिली लाइफ ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स सच अ फुल टाइम पैशन के अफेक्ट होती है और उसमें फैमिली की सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट वॉज़ वेरी हार्टनिंग टू नो कि अंजलि साहबा ने कहा कि मैं खुद भी सियासत में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हूँ, लेकिन आप जब इनको ऑन एयर कभी किसी टॉक शो में देखें और आप देख रही हैं कि फिरदौस आपको गुस्सा आ रहा है या कोई अगला बड़ी गलत बात कर रहा है, तो आपका उस वक्त क्या रिएक्शन आ रहा होता है इस तरफ टीवी के? शुरू में जब ये MQM काफ़ी एक्टिव थी और अल्ताफ़ हुसैन साहब का बहुत बड़ा रोल था यहाँ पर, उस वक्त मुझे बहुत डर लगता था। डर लगता था जिस वक्त ये प्रोग्राम्स में आपको पता है किस तरह बोलते हैं और किस तरह, तो उसमें हमारे पास कुछ थ्रेट्स भी आए थे। अच्छा। और मतलब ये था फिरदौस बहुत हर चीज़ बात उसमें मैं कहती थी प्लीज़ ये क्यों आप कहते हैं, इस तरह नहीं बोलें, इस तरह नहीं, तो कहते थे कि मैं तो सच बात बोलूँगा। हाँ क्या ठीक है, अच्छा गार्ड ये कोई नहीं रखते, साथ रखते थे और सारा कुछ, तो मुझे उस वक्त बहुत खौफ होता था जब ये जाते थे। लेकिन ज़ाहिर है सच बोलते हैं तो सच के लिए आपको चीज़ें अपनी, लोग आपके फेवर में तो नहीं होंगे ना, अगेंस्ट होंगे। वो टाइम था बस। उसके बाद जब से ये सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो फिर कोई मसला नहीं। अच्छा, हम अक्सर नोट करते हैं क्योंकि उठना बैठना पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर, उसूली तौर पे अगर नज़रियाती बात होती है तो आपसी इख्तिलाफात हो जाते हैं ऑन अ टॉक शो, लेकिन फिर यू नो भाईचारा भी है, दोस्ती भी है, एक दूसरे के घरों में आना जाना भी होता है, उसमें सियासी इख्तिलाफात आप साइड पे रख देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सियासतदान से मिले हों, फिरदौस आप तो बिल्कुल नॉर्मली मिल रहे हैं, लेकिन आपको कोई टॉक शो वाली बात याद आ जाए कि उस वक्त उन्होंने ये कहा था और आपने गुस्से का इज़हार किया? ये होता है। ये एक पार्टी की बहुत एंटी पार्टी। अच्छा। और वो जो शख्स एक से ज्यादा शादी किए हुए हो उसको तो वो बिल्कुल ब्लैकलिस्ट हो जाता है। उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। एक से ज्यादा शादी की बात नहीं है। मतलब शादी तो इस्लाम में 4 की इजाजत है, तरीकेकार की बात है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो अभी तो आपकी जमात में भी एक साहब इस वक्त बहुत ज्यादा एक नहीं है, काफी है, लेकिन एक का जिक्र ज्यादा हो रहा है आजकल। टारगेट कर रही है। पर्सनली मैं मिलना नहीं पसंद करती ऐसे लोगों से। अच्छा। इसका आप कैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप मुझे बताएं कि क्या वजह है आपके, आपको लगता है इन्फ्लुएंस खराब हो जाएगा घर में? नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अपना खूंटा मजबूत होना चाहिए तो कोई मसला नहीं है, नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। लेकिन ये बस एक ओपिनियन होता है ना, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगर कुछ लोगों के मुतालिक ऐसी बातें आपने सुनी भी हो ना, तो आप उनके साथ, मुझसे वो उस तरह से मैं नहीं मिल सकती कि मैं उनको बहुत अच्छे से वेलकम करूं, अपने यहाँ बुलाऊं और दिल में मेरे कुछ और हो। यानी उसूली तौर पे आपका इस पे इख्तिलाफ है। हाँ, जी। अगर कोई वो और इसकी क्या वजह है, आप समझती हैं? से दोस्ती हो। हाँ, जब कुछ जगहों पे ऐसा पर्सनली हुआ भी है आप कि जानते हैं, पर्सनली जैसे फर्स्ट से मेरी दोस्ती है और बाद में उन्होंने ऐसा किया तो मतलब फिर बाज़ जगहों पे ये हुआ, फिर दोस्त से मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगी उनके यहाँ और ना मैं बुलाऊंगी। यानी एक स्टैचर भी होता है ना, आपने हमेशा एक बंदे की फैमिली लाइफ, उसका कंपेनियन, किसी को आपने एक्सेप्ट कर लिया है और फिर आप सडनली आप कहें कि उनका घर पूरा ओवरऑल, फिर ये कि किसी की फैमिली लाइफ को आप तबाह होते हुए देखें तो मतलब अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप उसको अप्रिशिएट तो नहीं करेंगे। आप समझती हैं वैसे, क्योंकि आजकल ये काफ़ी मेरे ख्याल में मेन स्ट्रीम में बात होनी बहुत शुरू हो गई है, इंसाफ नहीं कर पाएगा एक शख्स अगर उसके 2 फैमिलीज हों, 2 घर। देखिए कुरान में जब अल्लाह मियाँ ये कह रहा है कि मैंने इजाज़त दी है, लेकिन बराबरी करने का कहा, फिर खुदा ये भी कह रहा है कि हमें पता है कि तुम बराबरी नहीं कर सकोगे, मुश्किल है तुम्हारे लिए। तो फिर जब अल्लाह मियाँ को पता है, मतलब इंसान नहीं कर सकता। और आप कितनी मिसालें आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप देखें तो यही होता है कि जो बड़ी मजेदार डिबेट होती है, जो बेचारी फर्स्ट वाली है ना वो तो पीछे हो जाती है ना। हाँ जी। हाँ।
और यानी आपका फिरदौस साहब, इस पे आपका भी तो कोई ओपिनियन होगा, मुझे पता है ये होम मिनिस्ट्री ने आपको इस एरिया से बिल्कुल अलग किया हुआ है, लेकिन जो है ना, इट इज यू व्हेनेवर यू आर एसोसिएटेड विद एनी पर्सन, आप फैसला करते हैं, अगर जैसे मेरी उनसे कुर्बत है जी, तो अगर वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर समझता है और खुश है तो मेरा तो दोस्त वो है ना, तो मैं उसका साथ दूंगा। बाकी उसके मसाइल जो है, अच्छा इशू जहाँ आता है कि जहाँ आप जब किसी से कुर्बत रखते हैं तो आपको दोनों मियाँ बीवी से दोस्ती हो जाती है, ये नहीं एक से होती है, एक फैमिली अच्छा उसके अंदर बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। हम कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन फंसे जहाँ मियाँ बीवी दोनों को समझाने की कोशिश की, ब्रिंग देम टुगेदर, टेल देम कि इट्स नॉट वर्थ इट, नॉट एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, बिकॉज हर स्टेज या तो ये फैसला पहले 2-3 साल में कर ले कि नहीं गुजर सकती, वो ठीक है, केमिस्ट्री नहीं है सेम, लाइक्स डिसलाइक्स बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन एक दफ़ा आप बच्चे पैदा हो जाए ना, उसके बाद आपको बहुत मोहतात होना चाहिए आपको बच्चों की ज़िंदगियों के साथ। चिल्ड्रन brought up under a broken family are not normal children. But what about children in an unhappy family? अगर जैसे आपने खुद कहा कि अगर बच्चे हैं, पेरेंट्स के आपस में नहीं बन रहे, broken family, देखिए फैमिली का मतलब ये है कि ठीक है, तो आपने पहले सवाल पूछा, खिटपिट होती है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन यू कांट बी फाइटिंग ऑलवेज, यू हैव टू गिव देम जंग के साथ अमन का माहौल भी तो होता है ना, कभी-कभी भी अमन 80% कभी-कभी ज्यादातर अमन, कभी-कभी जो 80% से कम अमन हो तो वो ब्रो मेरे ख्याल से इज नॉट अ गुड होम। सही 80-20 रूल यहाँ भी चलता है ना, 20% तक बर्दाश्त किया जाता है, अगर उससे ज्यादा हो तो देयर इज ट्रबल समवेयर। और शादियां जो होती हैं ना, यू हैव टू वर्क एट इट। ये कोई क्या है कि शादियां जो हैं बस केमिस्ट्री मिल गई और अच्छी नहीं, आपको गिव अप भी करनी पड़ती हैं चीज़ें और ड्रॉप भी करनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर आदत जो है पसंद आ रही हो, बड़े मसाइल होते हैं, नहीं अगर कुछ छोड़ना पड़ता है। देखिए तो वरना मेरी आदत थी कि मैं सो नहीं सकता था जब तक मैं 1 घंटा पढूं नहीं रात को। फिर आपको एक वो पेन ला दिया गया होगा जिसके आगे लाइट लगी हुई होती है कि आप नहीं कहीं पढ़ लें। ऐसा कोई जरूरत ही नहीं, वो साइड पे जब बोलते रहेंगे तो किताब क्या पढ़ेंगे, जवाब नहीं दोगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो आप सारा दिन बाहर हो तो कोई टाइम आपका होना चाहिए। मैं अपना टाइम, या तो मेरा मॉर्निंग का टाइम होता है, नमाज के बाद हम चाय साथ पीते हैं और साथ गपशप करना, और या फिर रात का टाइम होता है। जब बच्चे छोटे होते थे तब भी ये था कि बच्चों को ट्यूशन नहीं लगाए, खुद ही अब मैं पढ़ाती थी करती थी, तो मेरा टाइम तो रात का ही टाइम फ्री टाइम होता है। बिल्कुल। तो उस टाइम में अब कोई किताब पढ़ने को कहेगा तो फिर कैसे पढ़ने दी जाएगी। हाँ, आपने कहा किताब छोड़े, मैंने पूरे दिन की जो दास्तान सुनानी है, नहीं गलत बात नहीं, पढ़ते तो जैसे माशाल्लाह यू हैड अ वेरी ब्यूटीफुल लविंग मैरिज, इट्स अ हैप्पी लाइफ। अगर आपसे लोग पूछें कि भाई गुर क्या है, अगर आप कहें कि दोस्ती बेसिस है, एक दूसरे को समझना, व्हाट आर द टिप्स दैट यू विल गिव फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ टू पीपल? मेरा ख्याल है अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे को समझकर और कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। वरना देखिए अगर ऐसे हो तो लव मैरिजेस बहुत सक्सेसफुल, लेकिन आपको नज़र आएगा कि लव मैरिजेस में बहुत डाइवोर्स रेट बहुत हाई है। अगर फ्रेंडशिप्स भी होती हैं पहले, लेकिन शादी होती है उसके बाद नहीं साथ रह पाते, तो इसलिए कि वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो आपको मतलब कितनी आपकी नेचर मिलती हुई हो, जब आप साथ रहते हैं तो डे एंड नाइट की बात फर्क हो जाती है। अच्छा, अभी तक हमारे व्यूअर्स को शायद कह रही है बीवी को गर्लफ्रेंड बना के रखो। नहीं, वो तो देखें बात ये, वो तो मेरा ख्याल है हर बीवी चाहती है कि चाहे कितनी पुरानी शादी क्यों ना हो जाए कि शौहर की रख रखाव आपको रखना अप्रिसिएशन और बाकी चीजें, कोई आपकी वो ये नहीं, जैसे कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं। फिरदौस इस तरह से, वैसे मुझे नहीं पता कि आप लोग बड़ा इंटेलिजेंटली मैनेज कर रहे हैं क्या, लेकिन मेरे व्यूअर्स को ऐसा लग रहा है कि सारे कॉम्प्रोमाइजेस उन्होंने किए हैं, किताब भी उन्होंने छोड़ी, गर्लफ्रेंड भी वो आपको बना रहे हैं। नहीं, आपने क्या इनके लिए कॉम्प्रोमाइज किया अगर मैं आपसे पूछूं? मैंने इनको पॉलिटिक्स में जो इस वक्त काम कर रहे हैं तो मैंने बहुत सपोर्ट दिया इनको। बिल्कुल, आई एम रनिंग हिज। चलो बल्कि आप छोड़े, इनसे तारीफ करवाते हैं ना। फिरदौस साहब आप बताइए इन्होंने क्या आपके लिए कॉम्प्रोमाइज किया? आई थिंक सो कि मैं अपने जब दोस्तों की बीवियों को और इर्द गिर्द इससे बेहतर मदद नहीं देती, एंड स्पेशली थ्रू द ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस। सही, इट्स नॉट इजी। पूरी किताबें कोर्स को टेप करना, फिर हेल्पिंग देम आउट, फिर माय यंगेस्ट वन हैज हैड मोर देन 7-8 सर्जरीज,
and very serious surgeries, looking after them, being a doctor, gave up her practice for the sake of children. She is a professional doctor. She was a practicing doctor. जी मुझे बताया थी पहले डॉक्टर सायरा के साथ बात होती थी। तो वो गिव अप करना, अपना कैरियर गिव अप करना, these are sacrifices as a mother which she gave, and I think so वो एज ए इंसान भी शो करती है और एज ए पर्सन हु इज वेरी ड्यूटी बाउंड, और एज अ वाइफ ये तो एज अ मदर तो सारे दुनिया तारीफ करते हैं, वो कहते हैं मेरे बच्चों की बेहतरीन माँ है। एज अ वाइफ बताएं। बात तो कह दी, जब गर्लफ्रेंड बनाई हुई हो तो ठीक है, गर्लफ्रेंड तो चेंज कर सकता है ना आदमी। लेकिन गर्लफ्रेंड के लिए तो आप अभी भी संडे को पकाते हैं कुछ इनके लिए? या अब नहीं, अब तो टाइम ही नहीं। अब तो वैसे भी देखिए पाकिस्तान की बड़ी कुछ फायदे होते हैं। देखिए एक आदमी ने सवाल नहीं पूछा, मैं खुद ही जवाब। Canada is a very good place for those who are middle class or below, and it's a very bad place for anyone who is middle class and above. इससे कि कैरियर तबाह हो जाता है। सही। आपको जो आपके कॉन्टैक्ट और नेटवर्किंग होती है वो आपको मिलती नहीं है, आपका ग्रोथ पोटेंशियल कम हो जाता है और आपके पास टाइम नहीं रहता टू एंजॉय लाइफ। अगर आप साफ सुथरा रहना चाहते हैं तो कपड़े इस्त्री कौन करेगा? खुद करेंगे, जूते खुद पॉलिश करेंगे, खाना। And this is true for any place outside Pakistan, right? बच्चों जहाँ आपको हेल्प नहीं मिलती है, अफ्रीका में मिल जाएगी, बाकी तो चाइना में मिल जाएगी, अफ्रीका में? चाइना में नहीं मिलती। अच्छा, चाइना में भी नहीं मिलती। आई गो टू चाइना वेरी फ्रीक्वेंटली, एंड व्हाट आई वाज डूइंग, मैं काफ़ी अरसे से भी रहता था। चाइना के अंदर ये सर्वेंट कल्चर नहीं है। सही है ही नहीं। हाँ। तो इसलिए वहाँ सर्वेंट्स मिलते नहीं। पुअर लोग हैं लेकिन सर्वेंट कल्चर नहीं। तो सर्वेंट कल्चर अफ्रीका में मिल जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल जाता है, इवन इंडोनेशिया में मिल जाता है, उसके अलावा नहीं मिलता। तो आपको ये जो प्लेजर्स आ जाते हैं कि घास नहीं काटनी, घर को नहीं देखना, बर्फ नहीं हटानी, हाँ मिनिमल टास्क जो है ना विच यू फील बिलो, तो उस पीरियड में आप फिल्में देख लें, किताबें पढ़ लें, गपशप लगा लें, दोस्तों से मिल लें, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स। बिल्कुल ठीक है। तो वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो वेल ऑफ हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। नहीं, हमारा आने की वजह जो थी वो बच्चे भी थे, हम दोनों का जॉइंट फैसला था। जब फिरदौस ने वहाँ पे मरियम का ट्रांसप्लांट हो गया है तो बच्चों के लिए कल्चर शॉक था टू कम बैक एंड एडजस्ट। हाँ, बच्चों को एडजस्ट होने में शुरू में रो रहे थे स्कूल्स में, और लेकिन ये था कि मेरा ख्याल है वो सही टाइम था क्योंकि वी हैव 4 डॉटर्स। तो मैंने फिरदौस से कहा कि मैं नहीं चाहती, एक तो फिर इनकी भी मदर यहाँ थी, मेरी भी यहाँ थी मदर। मैं कहा हम एक वजह से आए थे और इनका भी अपना ही फैसला था, हम दोनों का फैसले में कोई वो नहीं था तजाद। जबकि लोग पता है वहाँ पे फ्रेंड्स तो ऐसे समझ रहे थे कि शायद हम जन्नत से निकल के दोज़ख में जा रहे हैं। हाँ, वो उसी तरह डरा रहे होंगे आपको। हाँ, कैसे पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, हमारा मतलब मुल्क है। मैंने कहा, और अभी भी जब कोई बात होती है, देखें जो मैंने हमारे मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स जो 30 ईयर्स से हैं, सबसे कटिंग इट शॉर्ट, आई थिंक सो आवर डिसीजन वाज राइट। हाँ, टाइम हैज शोन, वी आर बैक नाउ, 15 साल हो गए। हाँ, 2003 में वापस आए थे। था बिल्कुल बरवक्त फैसला, सही फैसला है, बहुत इम्पोर्टेंट। मैं बुनियादी तौर पे ईस्टर्नर हूँ, कंजर्वेटिव हूँ। मुझे तो शायद बर्दाश्त नहीं हो कि आड़े तिरछे से किसी से मेरी बेटियां शादी करके बैठ नहीं, और ये एंड इट इज अ बैड कमेंट दैट वे, लेकिन नहीं होता बर्दाश्त। सही, चाहे वो पसंद करती हो या नहीं करती हो, मैं नहीं सोच सकता। तो आपकी पसंद बड़ी इम्पोर्टेंट है। नहीं, मेरी पसंद नहीं, मेरी वैल्यू सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट। एक्चुअली मुझे भी बर्दाश्त होगा कि किसी हिंदू से, बिकॉज जनरली जब हम जब बाहर होते हैं, डाइवर्सिटी है, जब हम बाहर होते हैं तो हमारी दोस्ती हिंदुस्तानियों से बहुत होती है। उस कल्चर में गोरों से कम होती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। तो जब बच्चे अगर इधर उधर जाते हैं तो सबसे पहले हिंदू सुख में जाते हैं। और वैल्यू कंपैटिबिलिटी आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत अहम है। और मेरे ख्याल में यहाँ आपसे बहुत सारी वो फैमिलीज रिलेट कर पा रही होंगी जो अगर किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं है तो हमेशा जब उनके बच्चे बड़े होने लगते हैं, सो दिस इज एट द बैक ऑफ देयर एंड। लेकिन दूसरी बात है, रिश्तों की चॉइस नहीं होती ना। आप ये देखिए, कम्युनिटीज छोटी हैं, माइनॉरिटी हैं, डिफिकल्टीज हैं। अच्छा, फिर अगर आप पाकिस्तान से बच्चे को लेके जाते हैं तो वो सेटल नहीं हो पाता उनके साथ, वो बच्चियां कंपैटिबल नहीं फील करती हैं उस शख्स के साथ, सो दे हैव अ रफ स्टार्ट टू द लाइफ। सो ये सारी चीज़ें जो है, मेरी तमाम बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह बाहर पढ़ी हैं, बच्चे बाहर पढ़े, जब मौका जो दिया है, तालीम का जेवर जो है बहुत अहम है, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, to give them confidence in life. Absolutely. तो वो जब बाहर पढ़ के आए हैं, they've been freedom उनको मिली है, ये नहीं कि फ्रीडम नहीं है, they've all come back.
हमारी मर्जी से शादी की है, तभी बेटे की माशाल्लाह शादी है। उसकी फ्रीडम और गाइडेंस एंड वैल्यू सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह कहते हैं कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि पूरे ख़ानदानों की एक कंपैटिबिलिटी होती है, एंड वी सॉ अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। उनकी शादी की बात की, बहुत सारे आपके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने ख़िताम को पहुँचता है। यकीनन आज की ये बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशन आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स और फीडबैक मुझे ज़रूर भेजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।